हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज हमारी खुशकिस्मती है कि जुम्मा है, तो आपके तज्जिए सुनेंगे क्योंकि हमने अपने तज्जियों के ऊपर तज्जिए का लाइसेंस जो है वो एक हफ़्ते के लिए मुअत्तल किया हुआ है। जो इस्लामाबाद की सीट पर प्रेडिक्शंस थी वो सब की सब गलत साबित हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें रेस्क्यू करें। हाँ, प्लीज़। तो कामरान अली हैं नवाबशाह से। सबसे पहले जी कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गंदी ये इस कदर है मुमकिन नहीं सफाई, बेकार इस पे होगा जितना बहाए पानी, बू है करप्शनों की धब्बे हैं धांधली के, तेजाब से धुलेगी लीडर की शेरवानी। वाह वाह, ठीक है, लेकिन लीडर तो खुद बात कर रहा है यार करप्शन को ख़त्म करने की। कामरान भाई। हाँ यार, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तो एक पेज पर थे ही, अब अपोजिशन भी एक पेज पर आ गई है और कम से कम ये 23 मार्च तक जो है ये एक ही पेज पर रहे जो मैं पाकिस्तान तक। ठीक है, बिल्कुल रहेंगे और बस इतना बोझ ना हो जाए कि वो पेज फट जाए। ये भी है, बस ये जो है ना। अगले कॉलर है हमारे रहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर। अस्सलाम जी। आज मैं एक बात करूंगा, ये जो अभी थोड़ा सा जो सेनेट का ही चक्कर चल रहा है इसके हवाले से एक बात करूंगा जी। 16 सेनेटर, हेलो जी जी सुन रहे हैं सर। हाँ जी, मैं जी 16 सेनेटर्स कौमी असेंबली के मेंबर्स के लिए कल इमरान खान ने कहा जी हमने उनको आइडेंटिफाई कर ली है। तो मेरा सवाल ये है कि जी अगर कर लिया है तो थोड़ा सा अपना बड़ेपन का, आप तो बड़े ऑनेस्ट लीडर हैं और बड़े वो वैल्यू वाले लीडर, आप 16 को निकाल देते हैं, आपकी हुकूमत जाती ना, अवाम की नज़र में आप सुरखरू हो जाते। आप कहते देखें जी मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, मेरा बयानिया यही है कि मैं करप्शन पसंद नहीं करता, मैंने ये 16 लोग आइडेंटिफाई करके अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, मुझे दूसरी तरफ आप हैवी मैंडेट दीजिए। तो मेरा सवाल ये कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अभी कुछ चैनल्स में आ रहा था कि जी सुना उन 16 को माफ कर दिया गया कि जी कोई बात नहीं, अब उन्हीं 16 चोरों से जो जिन्होंने अपना जमीर बेचा है उनसे आप कल एतमाद का वोट ले रहे हैं। तो ये हमारी मुल्क की सियासत जो है ये किस तरफ है? बस एक आखिरी एक शेर पढ़ूंगा, उसमें ये है कि जी चोर डाकू चपरासी सब एक हुए, पार्लियामेंट पहुंच के सब नेक हुए, ये थूक का दरिया है चाट के जाना होगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बस इसका जवाब यही है कि इमरान खान जवाब में इंटरेस्टेड बेवकूफ़ हैं मगर वो नहीं हैं जो आप समझना चाह रहे हैं। तो जाहिर है 16 मेंबर जो थे जिन्होंने दे दिया, पिछली दफा निकाले तो थे ना यार। हाँ। तो टाइम दे दो, हो सकता है कि अगर वाकई आइडेंटिफाई हो गए, अगर ऐसी बात नहीं, ऐसी बयान नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कल कफारा अदा कर दिया तो फिर क्या होगा? उसके बाद आइडेंटिफाई होना काफी नहीं है। उनको सुना जाएगा, फिर उसके बाद कोई फैसला पहुंचा जाएगा। वो जो 20 आइडेंटिफाई हुए थे वो कल शाम तक थोड़ी निकाल दिए गए। बाकायदा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर होता है, यूं नहीं होता और ना ही होना चाहिए टू बी फ्रैंक। और मसला ये कि इलेक्शन कमीशन को अगर वो रेफरेंस भेज दें तो आजकल इलेक्शन कमीशन से भी हालात ज़रा सही नहीं चल रहे। इलेक्शन कमीशन तेज़ी से फैसला करेगा। हाँ, वो दस्ती होगा यूं। तो वो जो है। अच्छा जी, फाइक अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फाइक, अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि जो 9 सेनेट वोट बिके हैं बकौल गवर्नमेंट के, तो वो तो चले बिक गए, लेकिन जो कोयटा में 60 वोट बिके हैं, इमरान नियाजी साहब ने खुद से बेचे हैं अब्दुल कादिर के हक में, उसकी कोई धूम नहीं है मीडिया में, क्यों? वो भी तो जो है ना। देखिए फाइक भाई, मेरे ख्याल में उस पर बात बहुत हुई है और जब शुरू में बात हुई थी तो ज़ाहिर है पीटीआई ने उस दबाव के बायस उनसे टिकट वापस ले लिया था और अब ये और वो आज़ाद भी मुंतखब हो गए, क्योंकि आपको पता है कायदे आज़म सबसे ज़्यादा उनके करीब हैं इन टर्म्स ऑफ करेंसी, तो वो जीत गए। और अब शुनीद ये है कि उनको दोबारा अब पीटीआई में लेके आ रहे हैं कि वो आइए जनाब, अब आप जीत गए, तो ये तो सीट उनकी मर्जी। हाँ, क्यों? फौजिया नईम हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। पहले तो आपकी प्रोग्राम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी वजह से मोटरवे पुलिस ने टीवी पे इश्तिहार चलाना शुरू कर दिए हैं सफाई के रिलेटेड, हमें बता रहे हैं कि सफाई कैसे होती है। अच्छा। और दूसरा जो है मैं ये बताना चाहूँगी कि सरहद जो केपी गवर्नमेंट की जो उन्होंने हल्का बस्ता का जो एक कानून बना दिया है, आई रियली अप्रिशिएट इट कि बच्चों पे कुछ रहम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बात करूँगी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये एक कानून बना रहे हैं तो एक और कानून भी अगर थोड़ा सा बना दें तो हम बहुत सारी मेरी तरह की खवातीन की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और वो ये है कि
जो ख़वातीन होती हैं वो मैनी टाइम्स शादी के बाद उनके नाम चेंज हो जाते हैं, वो अपने हस्बैंड के नाम साथ रख लेती हैं। अब होता क्या है कि आईडी कार्ड पे, पासपोर्ट पे, बैंक अकाउंट पे तो उनके वो नए नाम चल रहे होते हैं, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर उनके वो पुराने नाम चल रहे होते हैं। हाँ। तो अब इसमें यह है कि जब आप उसको अगर चेंज करना चाहें किसी भी स्टेज पे, तो वो आपको कहा जाता है कि जी आप कोर्ट में जाएं, केस करें और उसके बाद जाएं और मैट्रिक से अपना नाम चेंज करें। जी। अब जी मैट्रिक में खातून ने तो शादी नहीं की होती है, तो इस सिलसिले में मेरी उनसे एक गुजारिश है कि प्लीज इसका कोई आसान रास्ता तलाश किया जाए। इसमें फौजिया साहिबा जब बात करी थी एक और चीज़ मेरे जहन में आई और शायद आपको इसके बारे में इल्म हो कि मुझे नहीं है। शादी हो गई, नाम बदल दिया, अगर तलाक हो गई तो और फिर नाम आपने मतलब बराबर अपना वही पुराना नाम रखा, तो फिर ये भी तो एक बड़ा मसला होता होगा ना जी। हेलो करूंगी कि बहुत सारे बंदे भी होते हैं जिनको तलाक नहीं होती है, वो अपना नाम अखबार में चेंज कर लेते हैं। सही। तो अगर हम उनका भी इस तरह सोचें तो थोड़ा सा अगर कानून इस पे भी बनाया जाए तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। मतलब बेसिकली सिंप्लीफाई किया जाए प्रोसीजर, वो ये कह रही है। वो नहीं और बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल फौजिया साहिबा का। एंड ये मतलब जाहिर है कि देखिए हमें कभी ये मसला होता नहीं है तो हम शायद कभी सोचेंगे भी नहीं ना कि ये इशू होता है। अच्छा, और बाय द वे नाम तो करने की जरूरत क्या है? सही बात है। शादी के बाद वो तो चलो एक अलग बात, लेकिन कर ही दिया तुमने तो फिर इसको भी तो क्लियर करना चाहिए। इस तरह के और भी जुड़े हुए बड़े मसले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है कि लोन लेने के लिए अगर आप जाएं तो अगर आपको मेल वो जो क्या कहते हैं ना गारंटर्स या साइनीज चाहिए होते हैं, जमानती रेफरेंसेस या जो भी, फीमेल नहीं चलता। अच्छा जी हाँ, मैं एक दो मेरे साथ हुआ था कि मैं के लिए आपको दो चाहिए, मैं वही ना तो मतलब हाँ डबल चाहिए होता है। शहादत जो है औरत की क्योंकि आधी है इस्लाम में, तो वो उसके लिए दो चाहिए होते हैं। बहरहाल मैंने इसका हल ढूंढा था और मेरी कम से कम जो अहलिया है, नहीं जो मेरी अहलिया है कम से कम उनका नाम मैंने नहीं चेंज करवाया। अच्छा, मेरे नहीं हुआ। Just to make life easier यार। Exactly। कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं होती। और नहीं तो क्या। चौधरी अमजद साहब कराची से वो चले गए। चौधरी अमजद साहब, वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, मुबशर ज़ादी साहब, वस्तुल्लाह साहब, ज़ारखोड़ू साहब, आपको सबसे पहले मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली रिक्वेस्ट ये करनी थी कि ये सियासत खेली जा रही है गवर्नमेंट की, अपोजिशन की, तो गरीबों का भी सोच रहा है या नहीं? मुहर्रम के बाद से लेके अब तक 400-500 रुपया 5 लीटर पे ऑयल महंगा हो गया है। 1000 रुपए वाला कार्टन 1560 पे चला गया है। उसके अलावा मिल्क दूध महंगा हो गया, कराची में 130 का दूध हो गया है और मिल्क डब्बों वाला दूध भी महंगा हो गया। सारा मिल्क पैक एवरीडे सारा जनाब 100-200 रुपया महंगा हो गया है। और ये इलेक्शन के चक्कर में, सियासत के चक्कर में पड़े हुए सारे प्राइम मिनिस्टर को कोई बताने वाला है? चंद एक जो जर्नलिस्ट है शायद भट्टी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, साबर शाकर साहब जो होते हैं उनके बड़े वो तरीकों के पुल बांधते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी बताएं कि भाई ये ऑयल को कंट्रोल कर दो। कौन सा कोरोना में इतनी महंगाई का तूफान आ गया, 500 रुपया पर 5 लीटर पे महंगा हो गया, 100 रुपया पर लीटर महंगा हुआ ऑयल। और जो गरीबों के मुंह से पहले चीनी आता, चीना अब ये ऑयल भी छीन रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे गरीब आवाम? अच्छा, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं आज भी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, स्टैट्स आए हैं, उसमें ये है कि इन्फ्लेशन जो है दोबारा से तकरीबन 15% पर चली गई है, जो कि कम होके तकरीबन 12.5% पे आ गई थी, फिर 13.5 हुई और अब 15% हो गई है। तो और अभी तो शुगर करें सेनेट इलेक्शन था तो खान साहब ने फ्रीज़ लगाया हुआ है ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। द मोमेंट कल वो इत्माद का वोट लेंगे तो मेरे ख्याल में और इसकी क्या था, बस वो यही है कि वो रिएक्शन ना आए। पता है लोग अक्सर मतलब इसके ऊपर ये बात कर रहे थे कि जी ये महंगाई और इसके रिएक्शन, नहीं रिएक्शन नहीं, देखो फिलहाल जस्ट नेगेटिविटी को थोड़ा सा या रिएक्शन को वो करने के लिए, क्योंकि जाहिर है फिर लोग बात करेंगे तो उसको वो करने के, और हर हुक्मरान करता है ये इसमें कोई इम्तियाज नहीं है। एसओपी है यार, आपको पता है कि एसओपी है कि अच्छा वैसे गुर्बत हटाने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन तरकीब है। आप लोग लेकिन हंसेंगे हस्बे मामूल, हम पहले ही हंसने की तैयारी कर, और मैं ख्याल है कि सेनेट की जो सीटें हैं ना वो 22 करोड़ कर दो यार हर एक बंदे को। इससे बेहतर ये नहीं कि हम सैयद सलमान को इस्लामाबाद से, सैयद नौमान सर, सैयद नौमान को, जी नौमान साहब चले कर लेते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई,
हाँ सर, मैं शहर इक़्तिदार से सैयद नुमान क्या बात है, वाह वाह। आप तीनों से सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, कि मुझे ये बताइएगा कि फर्ज करते हैं अगर कल खान साहब को ये एतमाद का वोट नहीं मिलता तो उसके आगे आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन अगर वो असेंबलियां तहरील हो जाती हैं तो क्या नून लीग दोबारा पावर में आएगी या कोई थर्ड ऑप्शन होगा हमारे? सर हम बहुत दूर निकल गए सर, आप प्लीज कल तक ही महदूद रहें, ये बातें हम बाद में करेंगे। अभी बहुत आगे की बात है सर। अभी हालात वो नहीं है, बहुत आगे की बात है। बहुत दूर का तज्जिया मांग रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल दोपहर में मैंने क्या खाना है। ये भी अपेरेंटली जो लग रहा है, नहीं ये छोड़ दो बस, ठीक है, चलें ठीक है। फैज अहमद साहब है कराची से। बुशरा सही नहीं होगी। चलिए फैज, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल दुआ ये है कि मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आई हैव नथिंग टू डू। बिल्कुल ठीक। मेरा मसला ये है मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ सर, बहुत खूब, उसमें नवंबर से पूरी बिल्डिंग की बिजली के इलेक्ट्रिक वालों ने काट दी है। वजह उसकी क्या है कि कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स जी, जिसमें एक मोहतरमा है, उसका नाम है फौजिया चाडियो जी जी, जो कभी कहती है कि मैं पीपुल्स पार्टी की हूँ, मैं सिंध गवर्नमेंट में आला अफसर हूँ, कभी कहती है कि मैं नेब में अफसर हूँ। उसके 7 लाख रुपए का बिल है सर, माशाल्लाह। और एक और साहब है डॉक्टर रिफासत, खैर उसका भी 5 लाख रुपए का बिल है। मैं 500-600 रुपए का बिल पे करने वाला हूँ सर जी, और मेरे अलावा कुछ और लोग भी है। सही। तो ये दोनों जो के गया हूँ वो मुझे कह रहे हैं कि जी आप खातून को मोबिलाइज करें कि वो अपना बिल पे करें। अल्लाह। तो ये खातून यहाँ रहती हैं या कहीं और रहती हैं? रह रही है। उसने के इलेक्ट्रिक के जो मीटर रूम होता है ना बिल्डिंग के अंदर सर, जिसमें गैस के और मीटर इलेक्ट्रिक बिल के, उस पे ताला 1 नहीं 2 लगाया हुआ है। अब पता नहीं उसके पास क्या गीदड़ सिंगी है कि वाले आके सलाम करके चले जाते हैं। तो उसके घर में बिजली आ रही है क्या? सर उसके पास बिजली आ रही है, वो तार जा रही है, वो के इलेक्ट्रिक वाले देख के क्या बात है यार। तो ये इलाका कौन सा बिल्डिंग? इलाका बिल्डिंग का नाम सब बता दें आप। बिल्डिंग नंबर C50 C50 जी, स्ट्रीट नंबर 7 बदर कमर्शियल DHA फेज 5। अच्छा जी, क्या बात है। बस ठीक, आप तो हमारे पड़ोसी निकले यार। ठीक है, ये आपने सुना कि इलेक्ट्रिक को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सही गेम है। हाँ, सही गेम है यार। ये गेम हो तो ऐसी हो, सही बात। हाँ, नहीं तो ना हो यार, गेम ना हो। वक्फा ले लो। वेलकम बैक। मुल्तान से हैं अली इफ्तिखार साहब। जनाब हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबश्शिर साहब, मैं आप तीनों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के जो तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा थे, उनमें से एक लियाकत अली खान साहब थे जी, और दूसरे अब्दुल हामिद बदायूनी साहब थे। क्या आप समझते हैं कि अगर उनकी सावधान में से किसी से भी अगर पूछा जाए कि उनके एसेट्स जो हैं वो कैसे उन्होंने हासिल किया, FBI अगर पूछती है तो उनका जवाब क्या होगा? दूसरी चीज ये, आप बताएं, आप बताएं क्या जवाब? उनका यकीनन उनका ये जवाब नहीं होगा कि जी मेरे वालिद और कायद-ए-आज़म की रूह दर्द तड़प रही होगी। उनका ये जवाब नहीं होगा। सुकून से वो अपनी ट्रेल दे देंगे। ठीक है ना? ठीक है। और दूसरा, अभी जो गुफ्तगू हो रही थी सारी सेनेट के इलेक्शन वगैरह की गुफ्तगू हो रही है, इतनी ज्यादा गर्दो गुबार उठी हुई है और खान साहब जो है कल आपके कॉन्फ्रेंस का वोट भी ले रहे हैं जी। देखिए, पिछले 2 टर्नओवर जो गुजरे थे दूसरी गवर्नमेंट्स के, जो पिछली वाली थी नून लीग और PPP, उनकी 2.5 साल या 3 साल के प्राइम मिनिस्टर का एक प्रैक्टिस चली आई है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये भी शायद इसी प्रैक्टिस को यहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं, बट आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह वो नहीं होगी और ये कंटिन्यू करेंगे। और एक और चीज है कि आप लोगों को पिछले दिनों में आपके जो प्रोग्राम है उसमें आप कंटिन्यू गवर्नमेंट को ये कह रहे थे, PTI गवर्नमेंट को, कि जनाब आप एक वीक में या 1-2 दफा अपने मिनिस्टर्स को टीवी पे लेकर आइए
साथ में उनके सेक्रेटरी भी मौजूद हों ताकि वो लोगों की बात को आपके जरिए भी सुने और उनको हल करने या जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो दें। तो ये डेफिनेटली उसको सुना नहीं गया ना, तो उसका नतीजा आज भुगत तो रहे ना ये लोग भी, और हम भी भुगत रहे हैं उनके साथ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए बात यह है कि फोकस रखें गवर्नेंस के ऊपर, यही बार बार कहा जा रहा है और हर हुकूमत को कहा जाता है। मसला ये है कि इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाती है अली इफ्तिखार साहब बीच में कि ये सारी चीज़ें साइड ट्रैक हो जाती हैं। और वी आर होपिंग कि इमरान खान साहब अपना टेन्योर जो है पूरा करें। हर वज़ीर आज़म को जो मैंडेट लेके आया उसको पूरा करना चाहिए अपना टेन्योर। आतिफ हुसैन हैं कराची से। जी आतिफ साहब। भाई वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए सर। मेरा सवाल ये है कि ये जो पीडीएम ने, ऐसा तो नहीं है कि पीडीएम ने इमरान खान को ये सेनेट का नो को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उलझाकर पीछे जैसे बिलावल ने बयान दिया था कि वही हमको पंजाब बचाना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये इधर उलझे रहे और पीछे पंजाब भी चला जाए, बलूचिस्तान भी चला जाए और केपी में जो ये वैसे ही जीते हुए हैं वो भी ना चला जाए। सर मेरा ख्याल है कि आपका जो इशारा पंजाब की तरफ है तो कुछ है ऐसा ही है। उसमें कुछ डेवलपमेंट होंगी, आप आगे देखेंगे। जहाँ तक केपी और बलूचिस्तान का है, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई फिलहाल चेंज आने वाली। केपी में तो बहुत तो आ ही नहीं सकती और बलूचिस्तान में भी मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त आ सकती है। अगर कोई सॉफ्ट टारगेट है इनके लिए, अगर ये चूज करें तो पंजाब ही बनता है, जिसमें मेरा ख्याल है कि अब एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता कि ऑपोजिशन की जो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उनको मजीद कोई 13 या शायद 14 लोग चाहिए। 10 काफली के हो गए, कुछ इंडिपेंडेंस पकड़ लो। आई मीन अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर ये होता है तो। नहीं, अगर काफली को पकड़ लो तो फिर मरकज से भी काफली निकलेगी तो फिर तो खान साहब की हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। आई मीन आई एम जस्ट वो मैं कह रहा हूं किस सिनेरियो में मुमकिन है। एएनपी वहां गवर्नमेंट का हिस्सा है, वैसे पीडीएम के साथ है, तो ये तो सर प्रोविंशियल पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पॉलिटिक्स। सर ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। यस एग्जैक्टली। और वी डोंट हैव लोकल। ये जो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं ना, ये बड़े-बड़े कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। सर हम क्या कह रहे हैं, असेंबली की स्ट्रेंथ कह रही है, सही हम तो कुछ नहीं कह रहे ना यार कि जी हम यहाँ अपोजिशन में पंजाब में और मरकज में आपके साथ हैं, आप ये कह रहे हैं ना। हाँ नहीं तो बिल्कुल शो से निकल कर हम एक दूसरे को गालियां नहीं सुनाते। फहद शेरवानी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फहद। सर जी एक छोटा सा इशू है और उसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप अगर अपने प्रोग्राम में रेज करें तो डेफिनेटली उस पर एक्शन किया जाएगा। तो उसके बारे में कुछ काम हो सकता है। वो ये है, मुझे लगता है कि हम हर वक्त करप्शन का रोना रोते रहते हैं। हमारे मुल्क में हमें हर जगह करप्शन ही नजर आती है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट। उस करप्शन की बेसिक वजह ये है कि आप और मैं करप्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हम इनसिक्योर हैं। हमें सिक्योरिटी नहीं है रियासत की तरफ से कि वो मुझे और मेरे बच्चों को सेहत की सहूलत फराहम करे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को एजुकेशन दे, मेरे बच्चों को सिक्योरिटी दे। अब वो इनसिक्योरिटी की वजह से मैं अपने बच्चों की सेहत याबी के लिए, उनका इलाज कराने के लिए मुझे पैसा चाहिए, उसके लिए मैं करप्शन करूंगा क्योंकि मेरे सोर्सेज इतने हैं नहीं, मेरी जॉब सैलरी या इनकम इतनी नहीं है। मुझे घर खरीदने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे घर नहीं देती तो मुझे घर खरीदने के लिए इन सहूलतों के लिए अरबों रुपए की करप्शन की क्या जरूरत है किसी शख्स? ये जो जिस करप्शन की बात कर रहे हैं ना, ये वो लो लेवल की करप्शन फिट आती है। मेरा ख्याल उसकी बात कर रहे हैं। जाहिर है कि यार अरबों जिसके पास करोड़ों रुपए है उसको तो मसला नहीं है ना। जी सर। जिस करप्शन होती है ना, जब आप 2 नंबरी करते हैं ना, फिर उसमें आप लिमिट नहीं रखते। एग्जैक्टली। फिर वो हवस जो है ना फिर अनलिमिटेड होती है। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हो ना करोड़ों वालों को क्या जरूरत है, करोड़ों वाले भी अरबों बनाने के चक्कर में खरबपति बनना है। लेकिन जिसकी इन्होंने बात की थी वो बड़ी निचली लेवल वाली और करप्शन, ये बात इनकी ठीक है कि आपके आइन में सेहत और तालीम दोनों हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है और दोनों ही जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से नहीं यार, कहने में वो बात तो वो यही कर रहे हैं ना। अच्छा लग रहा था उस वक्त उन्होंने कहा लिख दो यार, ये भी हमारी जिम्मेदारी है यार। ठीक है, इसी बात पे वक्फा ले लेते। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं मेहताब बुखारी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर
सर मेरा सवाल ये है कि सेनेट इलेक्शन के बाद भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था या अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में घुसाए थे जो DGISI और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को वजीर आजम से मुलाकात करने की जरूरत पेश आ गई? हो सकता है सर ऐसी गपशप कर रहे हो यार, प्राइम मिनिस्टर से तो मिल सकते हैं, व्हाई नॉट, की मर्जी है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, मेरा ये है कि क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमेशा जो है वो बैक फुट पे क्यों खेलती है, फ्रंट फुट पे क्यों नहीं खेल पाती? क्या ये कराची वालों का हक नहीं कि फ्रंट फुट पे खेलें? आप दोनों साबिक सेक्टर इंचार्ज हैं, जी जी हाँ, लेकिन वो इतना फ्रंट फुट पे खेल लिए थे अपनी क्रीज छोड़ के कि वो स्टंप हो गए। और अब मेरे ख्याल में उनके पास वो फिर कोई विकेट लेके भाग गया। वो क्रिकेट में जो टर्म यूज होती है ना टेल एंडर्स, तो मेरे ख्याल में अब टेल एंडर्स ही या नाइट वॉचमैन तो वही रह गए हैं। अब उनके पास इतना पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है, ना ही अब वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे कराची को। देखिए स्टेडियम में ग्राउंड के बाहर वो 4-5 लोग भी खड़े होते हैं कि गेंद बाहर जाए तो वो अंदर ला के दें। नहीं, उससे बेहतर आप ये कर सकते हैं कि वो जो पानी पिलाते हैं यार अब अगले गुफ्तगू कॉन्वर्सेशन चलती रही ना तो पता नहीं क्या बना देंगे। नवीद इफ्तिखार भाई की बोरी ना मिल जाए। नहीं नहीं आप वो दिन गए यार तुम क्या बड़ा बोल मत बोलो। सॉरी यार नवीद गलती हो जाती है यार, माफ करते हैं। नवीद इफ्तिखार कराची से। जी नवीद, वालेकुम अस्सलाम भाई। ना मैं नवीद बात कर रहा हूँ कराची से। सर आप लोग माशाल्लाह बड़े काबिल लोग हैं। पता नहीं, मुझे एक आपसे छोटी सी चीज समझनी है, शायद दूसरे भी समझ लें। जी। हमारे मुल्क में जो निज़ाम है ना उसको हम लोग कहते हैं जमहूरियत। जमहूरियत मीन जमहूर मीन अवाम, सही है ना? आपको लगता है कि अवाम को जमहूरियत के बारे में कुछ पता है कि जमहूरियत असल में होती क्या चीज है? होती क्या है वैसे? जी अवाम को तो पता है, अवाम को तो पता है, लेकिन आपकी नजर में क्या है? हाँ इफ्तिखार साहब, मेरी नजर में जी 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 मेरी नजर में तो हमारे यहाँ तो सिरे से जमहूरियत अभी तक दबा नहीं है। क्या जमहूरियत है क्या? हाँ आपको क्या पता है? जमहूरियत होती है मेरे हिसाब से, जो मैंने सुना है अब देखा है थोड़ा सा या पढ़ा है जी जी, कि जमहूरियत असल में अवाम की ताकत होती है। अवाम की ताकत इस लिहाज से होती है कि जो भी सियासतदान होते हैं वो उनको मुंतखब करते हैं उनकी पॉलिसी के बेस पर। बेसिकली वो होती है वोट के जरिए। और बदकिस्मती से मेरे हिसाब से शायद पाकिस्तान में वोटर है ही नहीं, हम लोग फॉलोअर्स हैं। सही कह रहे हैं। हाँ ये अच्छा जुमला है। देखिए ये अच्छा है। अगेन नवीद भाई, मसला ये है कि हमारे मुल्क में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो रही है, यानी कौमी असम्बली की या सेनेट की जो हल्के की आपके गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स है वो पनपने नहीं दी जाती, जिन्हें हम लोकल बॉडीज़ कहते हैं। तो इस वजह से हम जमहूरियत का जो बेसिक है, हम जैसे होता है ना कि पॉप गुलकार कहते हैं कि आपने जो है ना वो सुर मतलब वोट देने वाला फैसला साजी में शामिल नहीं होता। तो वो जाहिर है एक दफ़ा वो वोट देने के लिए वो सियासतदान आपके पास आ जाता है, उसके बाद वो इस्लामाबाद जाके बैठ जाता है। एब्सोल्युटली राइट। और अभी मैं एक बड़ा अच्छा इंफोग्राफिक देख रहा था, पता नहीं किसने बनाया है, कि कितने दिनों से मुख्तलिफ सूबों में लोकल बॉडीज इनएक्टिव हैं। हाँ सारे, कहीं 100, कहीं 60, कहीं 70। और बड़ी अफसोस की बात है कि जो मतलब हर दूसरे सांस के साथ 18वीं तरमीम की बात करते हैं, हाँ उनके लिए डेवोल्यूशन ये है कि मेरे पास आ जाए, मैं आगे नहीं दूंगा। और देते भी तो ऐसे जैसे भीख दे रहे हैं। हाँ ये लो यार, है। और ये कि उसमें भी वो इख्तियारात देते हैं जिनको जो सिर्फ खेलने के लिए होते हैं, लूडो खेलने के लिए। और फिर कहते हैं कि सर हमने इख्तियारात तो दे दिए ना, आप कोई काम क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान नया हो या पुराना, उसमें जो है ना जब तक ये लोकल बॉडीज का सिस्टम नहीं आएगा कम्युनिटी लेवल के ऊपर, जमहूरियत हो ही नहीं सकती। तो इसी वजह से जमहूरियत क्या गवर्नेंस नहीं हो सकती। और वो भी दोनों चीजें लिंक्ड ही हैं, दोनों लिंक्ड है। ज़ाहिर है अवाम की मुश्किलात जो हैं वो इसी तरह हल होंगी ना। अवाम को तो ये मसला नहीं है कि यहाँ बैठ के हमें कि भाई इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, हमें तो ये है कि कराची
में क्या हो रहा है, कराची कैसे आपने मंजिल बना दी, अपने ग्राउंड फ्लोर नहीं बनाया। हाँ, वो एग्जैक्टली वही ना। हाँ। लोग जमहूरियत की बिल्डिंग में दाखिल कैसे होंगे? आपके पास तो ग्राउंड फ्लोर ही नहीं है। वही ना, जिसके पास सीढ़ी है वो पहुंच। यार ये अच्छी लाइन है, एक अच्छी बात है, एक अच्छी लाइन मान ली मैंने आज, बस बहुत हो गया आज का सफल हो गया ना बस। सईदुल्लाह हैं कराची से। जी सलाम जी सर, सवाल ये है जी ये जो गिलानी ने जिस तरह से इलेक्शन जीता है, उनकी दो पार्टियां नवाज शरीफ और पीपुल्स पार्टी की पार्टियां एक साथ हो गई, ठीक है, वो तो उनका तो काम ही यही है। लेकिन एक दिन पहले जब ऑडियो और वीडियो रिलीज हुई, इलेक्शन कमीशन ने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। मेरा सवाल ये है कि मीडिया इसके ऊपर इसको हाईलाइट क्यों कर रहा, उठा क्यों? मीडिया ने तो हाईलाइट किया है, हाईलाइट किया भाई, मीडिया ही तो चलाया है इलेक्शन से पहले के जनाब। ये बहुत ही बराए नाम मीडिया ने इस चीज को उठाया है सर। इस पे स्पेशल ट्रांसमिशन क्यों इलेक्शन को होल्ड करके नहीं रखा? क्यों इसके इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही है? ठीक है, हाँ, 11 तारीख को उन्होंने बुलाया है अली हैदर गिलानी को भी। और जहाँ तक आपने बात की, देखें कि क्यों ये इकट्ठे हो गए, तो ये हर इलेक्शन में यही कमोबेश बात होती है, किरदार बदल जाते हैं, बातें वही रह जाती हैं। 2018 के इलेक्शन के ऊपर भी यही बात पूछा जा रहा है। हाँ ठीक है ना, वो पहली बात तो चलो उन्होंने खुद ही अपना जवाब दे दिया था कि ये तो होता ही रहता है। क्या इलेक्शन कमीशन को चाहिए था इन वीडियोस और इन एलिजेड ऑडियोज के बाद? ऑडियो को मैं एलिजेड ही कहूँगा, वीडियो तो चले कंफर्म रोकता है इलेक्शन प्रोसेस, या कम से कम उस मेरा ये ख्याल था कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में मेरा अपना जाती ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन को पोस्टपोन कर ले देना चाहिए था, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहती उस चीज़ की। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, आपने इजलास एक दिन बुलाना था, आप अगले हफ्ते बुला लेते। आई थिंक कोई इसमें हर्ज नहीं था। देखें अगेन, देखें और इलेक्शन कमीशन के पास जितनी पावर्स हैं वो ये कर सकता था। और लोग जायज पूछ रहे हैं कि जनाब आपने क्यों नहीं नोटिस लिया, टाइम पे आपने कह दिया ठीक है जी जनाब हमने नोटिस ले लिया है, उसके बाद वो इलेक्शन हो गया और उसमें जो कुछ हुआ वो डायरेक्ट क्वेश्चनेबल है। अच्छा, फिर जब ये पॉइंट उठाया जाता है तो क्या आप कंपैरिजन दी जाती है? और ज़ाहिर है कि पीटीआई तो ये दे रही है और सही है मेरा ख्याल है कि डस्का में, हाँ ठीक है, लोग वो आरोज गायब हुए, मतलब धांधली आप करने की कोशिश कर रहे थे 20 पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे तो आपने पूरी कंस्टिट्यूएंसी में रीपोलिंग। हो सकता है कि 11 को जो बुलाया है उसके नतीजे में फैसला ये हो कि वहाँ दोबारा इलेक्शन होगा, हो सकता है। वी विल हैव टू टेक इट। आई डोंट थिंक सो। नहीं, अभी स्पेकुलेशन। कब है? 11 को। 11 को है, तो ये हो सकता है कि जी वो कहें जी दोबारा। हाँ, लेकिन पॉइंट का मॉडल वहाँ अप्लाई हो सकता है। पॉइंट है सईदुल्लाह साहब का, वक्फा ले लें फिलहाल तो डिस्को मॉडल अप्लाई हो। वेलकम बैक। नवीद इकबाल साहब हैं मुल्तान से। जी नवीद भाई। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मेरा नाम नवीद इकबाल मुल्तान से मैं बात कर रहा हूँ। सर पहली बात मैंने आपसे ये शेयर करनी थी कि आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि जो बात मैं आपसे शेयर करूँ ये डायरेक्टली जो ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक जानी चाहिए। वो ये तो हम प्रॉमिस नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मीडिया के अंदर जो ना उनका आप शेयर कर दें, आप शेयर कर दें, लाइव जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाएगी। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों डिसेबल पर्सन है। ओके। हम दोनों अपने घर के अंदर जो ना मदरसे खोला हुआ एक किस्म का दर्स का तरीका, हम इर्द गिर्द से मोहल्ले के बच्चों को बुलाते हैं और हम अपने घर के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। सर सोशल मीडिया के ऊपर जो ना इस तरीके को मैं आगे लेकर चल रहा था, तो लाइकी ऐप के ऊपर जो ना एक बंदे के साथ सलाम दुआ हुई। कौन से ऐप पे सर? कहा लाइकी ऐप पर। ओके। तो उसने जो ना मुझसे कहा कि मैं आपसे ना आपकी ना मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो सर कुछ दिन बाद उसकी जो ना कॉल आई है, उसने कहा कि मैं आपको ना गवर्नमेंट जॉब दिलवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे पता ये चला कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जॉब करता है। ओके। तो मैंने उसको ओके कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, अगर आप, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कुरान पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है उन्होंने मुझे आवाज़ वगैरह सुनी हो, मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने जो ना मेरी जॉब की ऑफर रखी। उसके बाद उनकी कॉल आई कुछ दिन बाद दोबारा ना, उन्होंने मुझे कहा कि आप 30,000 30,000 रुपए फाइल के जमा करवा दें।
फाइल के जमा करवा दें डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उसको यहाँ से सेंड कर दिए व्हाट्सएप पर। लाइकी के ऊपर उसने मुझसे व्हाट्सएप नंबर वगैरह ले लिया था। तो वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर दिए, फाइल के 30,000 जो है वो ओके हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद कॉल आई है 22,500 रुपये, कहता है कि मेडिकल के जमा करवा दें। ठीक है। फिर उसके बाद उसने 20,000 लिए। इस तरीके से ना 72,500 रुपये जो ना मैंने उस इंसान को दिए। और 18 जनवरी को हमारी ज्वाइनिंग लेटर हमें मिलना था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नायब कासिद की सीट पर। ठीक है। हमें उसने बुलाया वहाँ पर बुलाकर जो ना उसने, मैं गया वहीं पर जाकर मैंने देखा उसका प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी के अंदर घर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वो डाक राइडर है। ठीक है। गुलाम मुस्तफा उसका नाम है। मेरे पास मुकम्मल तौर पर व्हाट्सएप की सारी डिटेल्स, सारे मैसेज, चैटिंग सब कुछ मौजूद है। तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, हम दोनों डिसेबल पर्सन है। मैंने उसको 72,500 रुपये इस वादे के ऊपर लिए थे कि हम सब इज्जत करते हैं, उस्ताद हैं। उन्होंने कहा चलें कर सब को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो कर सब की जिंदगी जो ना वो थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। आपको पता है गवर्नमेंट बेशक सर। अच्छा मुस्तफा साहब, सॉरी मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये तो फवाद चौधरी के अंदर आप गए मिनिस्ट्री में। मैं आगे भी कहानी सुनना चाहता हूँ। आप गए मिनिस्ट्री? ये प्राइम मिनिस्टर का बंदा था जो मुझसे लाइकी ऐप पर मिला था, लेकिन ये मुझे जॉब वहाँ दिलवा रहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप गए ना, आप गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में उस बंदे से मिले? हम गए वहाँ पर। हम जब गए वहाँ पर जाकर जना हम दरवाजे तक पहुँचे तो एक और भाई भी डिसेबल पर्सन थे, वो आंग से थे, वो थे एबटाबाद से। तो मैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर गया, टाइम पर पहुंचा हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ पर पहुंचे तो वो दूसरे भाई जो थे ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए। तो उस बात के ऊपर जो ना वो बिगड़ गया। उसने कहा कि जी डॉक्यूमेंट्स नहीं लाई गया वो। मैंने खैर उससे जो ना काफ़ी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा यार मैं तो टाइम पर आया हूँ, मैं अपने मुल्तान से आया हूँ और डिसेबल पर्सन हूँ, हैंडीकैप हूँ, तो प्लीज़ आप जो ना मेरी आगे जॉब करवा दें। तो कह रहे चलें ठीक है, नज़दीक को लेकर खाना वगैरह खिलाने के लिए मैंने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है? वो मौजूद है आपसे राब्ते में या गायब हो गया? राब्ते में है सर, बाकायदा तौर पर, और पैसे देने के लिए। अच्छा मैं आपको वही बता रहा था, उसने मुझे कहा कि आप जो ना कल मैं आपको बताऊंगा अगले दिन, यानी कि 19 जनवरी को 11:30 बजे उसकी जो ना वो कॉल आई है। तो कॉल आने के बाद वो मुझे कहता है कि 50,000 रुपए जमा करवा दें, लेट आने का जुर्माना है। लेट आने का जुर्माना है? तो जुर्माना। अब आखिरी दफा कब बात हुई आपकी उससे? सर मेरी डेली उससे बात हो रही है, मैं डेली उससे राब्ते में, क्योंकि मैंने उससे पैसे लेने। और वो क्या कह रहा है? वो कल परसों उसने 2 तारीख का कहा था कि 2 तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे, 2 फरवरी को। तो वो कल परसों करता सर आज भी जो ना वो बैंक के जरिए पैसे भेज रहा था। अच्छा गुलाम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। ये जो आपने पैसे भेजे हैं, जाहिर है ये आपने वाया बैंक भेजे होंगे ना, बैंक के थ्रू भेजे होंगे? नहीं सर, मोबी कैश और इजी पैसा। तो इजी कैश और इजी पैसा भेजा है। अच्छा, लेकिन आपने ये कंफर्म किया तो है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है या साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में? हाँ 100% सर, डिप्लोमेटिक एरिया के अंदर उसकी जॉब है। अगर वहाँ पर बैठा हुआ ऑफिस में तो ठीक है। तो अब हम आपका ये जरूर कर सकते हैं कि हमारे तवज्जो से फवाद चौधरी तक हम आपको आपकी बात पहुंचा दें ये इस रिकॉर्डिंग के साथ। हाँ, नहीं ये अभी कर लेते हैं, अभी कर लेंगे। अलमदार रजा है कराची से। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर आप दानिश्वरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप पाकिस्तान के जो ऐसे तबके हैं जो कि अपना पैगाम ऊपर तक नहीं पहुँचा सकते, उनको पैगाम को आप डॉन टीवी जरिए लोगों तक अथॉरिटी तक पहुँचा रहे हैं। एक छोटा सा मसला भी है और इसको बहुत बड़ा मसला भी आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में जो 60 साल से रिटायरमेंट के बाद जो लोग UBI पेंशनर्स के हवाले से पहचाने जाते हैं जी, उनको इस वक्त जितनी ज़रूरत, क्योंकि ज़ैफ़ुल उम्री के लोग हैं सारे और सारे बुजुर्ग हैं, काफ़ी 60 से लेके 80 साल की उम्र के लोग हैं, और इनमें कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे ऑन बेड हैं जी, और उनका ट्रीटमेंट उनके लिए कराना बहुत मुश्किल काम है। हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी काफ़ी एक भी इशू किया है और जगहों में भी इशू किया है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि हेल्थ कार्ड जो है UBI पेंशनर्स को इशू करने में बड़ी कोताही की जा रही है। अच्छा। और ये इतना हसास मसला है कि इस पर फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है सर। मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ कि फौरी तौर पे UBI जो है वो हमारा अपना फंड है,
15 साल तक जितने मुलाजमीन हैं जो नौकरी कर चुके हैं, नहीं बिल्कुल सही है सर, जायज बात है, कंट्रीब्यूशन दिए 15 साल तक, और उनको पेंशन 8,500 रुपए मिल रही है। आप यकीन करें 8,500 रुपए में घर का गुजारा मुमकिन है ही नहीं। आप पाकिस्तानी, आप बिल्कुल सही बात है, सही आपकी हमारा पैगाम बात काट रहा हूं सर, शो का टाइम। हाँ जी जी फरमाएं, आप बात खत्म कर लें जी। गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे पैगाम को आप अपना जो भी आपको तरीकेकार ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल सर। आपके तवज्जो से पहुंच शो को क्लोज करने से पहले मैं बस एक थोड़ी सी अपडेट देना चाह रहा था कि जो मेरे ख्याल फैज साहब ने कॉल की थी ना, वो जो उनका बड़े अजीबो गरीब इलेक्ट्रिक का जो मसला है, तो अभी ये पिछली ब्रेक के दौरान मुझे मैसेज आया था सादिया दादा साहिबा का, जो मेरे ख्याल स्पोक्स पर्सन है या कुछ ऐसी हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमने सुन लिया है, वी विल लुक इनटू इट, तो मैं इसके बाद भी फॉलो कर लेंगे। और ये जो हमारे जो डिसेबल्ड पर्सन भाई हैं, इनका हम फवाद चौधरी तक पहुंचा देंगे। फ़िलहाल इतना ही जी, परसों मंडे को मुलाकात करेंगे, तब तक ज़ाहिर है खान साहब एतमाद का वोट ले चुके होंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।